हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसका, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम इसमें कुछ जान चुके हैं इस चैप्टर में। क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ पे रेज सेम फेस में आती हैं तो वहाँ पे क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, फेस डिफरेंस बिल्कुल बहुत कम होता है, जीरो होता है। और उस कंडीशन में जो पाथ डिफरेंस बनता है वो एन लेमडा बनता है। इसमें जो आपकी फ्रिंज बनती है, मतलब आप कह सकते हैं कि जहाँ पे दो रेज सेम फेस में आएंगी वहां पे वो ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसे कहते हैं? उसके बिल्कुल अपोज में आती है। देखो, इस तरह से एक रे इस तरह से है तो दूसरी इस तरह से है, दूसरी वेव। और इस कंडीशन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और उनका ओवरऑल क्या निकल के आता है? जीरो निकल के आता है। ठीक है, क्योंकि ये इसको क्रॉस कर देगा। तो इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इस टाइप के को। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है, क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं तो दोनों ऐड हो जाते हैं। समझिए, जैसे ये है और एक दूसरी ये है, तो जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगी ना, वो हमें कुछ ज्यादा बड़ी मिलेगी, क्योंकि वो दोनों ऐड हो जाएंगे। ये y1 है, ये y2 है, तो ये y मिलेगा। तो कंस्ट्रक्टिव तो इसे बोलते हैं और डिस्ट्रक्टिव इसे बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये सब जो बताया ना, और इसी के साथ हमने फेज डिफरेंस निकाल लिया, पाथ डिफरेंस निकाल लिया, एन लैम्डा हो गया कंस्ट्रक्टिव के लिए। इसी के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिल गया फेज डिफरेंस 2n+1 पाए, और पाथ डिफरेंस मिल गया 2n+1 लैम्डा/2, और जहाँ पे n की वैल्यू है। ये जो बताया था, हमें बताया था हाइजेंस ने। उन्होंने ये सब कुछ बताया, लेकिन और उन्होंने ये भी बताया कि जो ब्राइट फ्रिंज मिलेंगी और जो आपकी क्या मिलेंगी, जो डार्क फ्रिंज मिलेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि जो ब्राइट फ्रिंज मिलेंगी और डार्क फ्रिंज मिलेंगी, उन सब के बारे में चीजें बताई, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ नहीं किया। लेकिन जो साइंस है ना, वो क्या कहता है? साइंस कहता है कि उसको एक्सपेरिमेंटली चाहिए। तो इन्हीं के इसको जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया वो किया यंग्स ने। अब देखिए उन्होंने किस तरह से किया, क्योंकि इन्होंने तो सब कुछ थ्योरी बेस्ड बताया, पेपर बेस्ड बताया, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया यंग्स ने। और अब हम उसी को समझते हैं कि उसने किस तरह से किया। तो देखिए, यंग्स ने क्या किया, यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया। मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसकी केवल एक ही लाइट हो, या तो किसी सोडियम लैंप ले लिया, ठीक है, जिसमें येलो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें एक ही लाइट प्रोड्यूस, और रेड कलर की ले लिया, कोई जो रेड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा सोर्स ले लिया। यहाँ पे हमने दो क्या ले ली? स्लिट्स ले ली। अब स्लिट्स क्या काम कर रही हैं? S1 और S2 हमने दो स्लिट्स ले ली, जो कि क्या करेंगी? आपको पता है ये वेवफ्रंट प्रोड्यूस करेगा, और S1 और S2 स्लिट्स भी क्या करेंगी? आपकी वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगी। अब ये जब वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगी तो कहीं ना कहीं मिलती रहेंगी, आपस में कहीं ना कहीं मिलेंगी। और जहां पे ये मिलेंगी उसी के अकॉर्डिंग, यदि सेम फेस में मिल रही है तो वहां पे बना दी कि आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी आपको बताया सेम फेस किसे कह रहे हैं। और यदि वो एक दूसरे के अपोज में मिल रही है, सेम फेस में नहीं मिल रही है, तो वो बनाएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आपको सभी को पता है कि इंटरफेरेंस किसमें बनता है? केवल आपका बनता है यहाँ पे जब ये दोनों सोर्स क्या हो? सेम हो, कोहेरेंट सोर्सेस हो, तभी आपका क्या बनेगा? इंटरफेरेंस बनेगा। तो यहाँ पे ये याद रखना कि सोर्स हमेशा हम कैसा लेंगे? कोहेरेंट वाला लेंगे। ठीक है, उसका रीजन भी है, अभी आगे भी समझ में आएगा आपको। अब हमने देखा कि जब ये S1 और S2 इन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया कि S1 और S2 से वेव फ्रंट निकले, और उन्होंने क्या किया? एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया। वेव फ्रंट ने एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया, तो उन्होंने कहीं पे डार्क, तो जब हमने इसको मिलाया, मान लीजिए फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट की, बिल्कुल मिड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं इसके। तो मिड पॉइंट से सेम फेस यहाँ से गया और सेम फेस यहाँ से गया, दोनों का फेस भी सेम है और दोनों का फेस सेम है, दोनों कोहेरेंट सोर्सेस हैं, तो क्या बनाएंगे? ब्राइट फ्रिंज बनाएंगे। तो इन्होंने सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बना दी। इसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट को और ध्यान से देखा, तो इन्होंने देखा कि और जो है वो भी क्या बनती जा रही है, मतलब ये अलग अलग फेजेस में जब जा रहे हैं तो कहीं पे डार्क बना रहे हैं, कहीं पे डार्क बना रहे हैं, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और कहीं पे कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि हाँ, ये एक्सपेरिमेंटली सही है कि ऐसा होता है कि यदि सेम फेस में जा रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उसका फेस डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, और ये सब भी इन्होंने कैलकुलेट करके बताया। तो आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया? इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया, दो स्लिट्स ली, उनमें से वेव फ्रंट्स निकाले, और वेव फ्रंट्स तब निकले तो उसमें क्या करेंगे? वेव फ्रंट्स आपस में सुपर इम्पोज करेंगे, तो कहीं पे डिस्ट्रक्टिव और कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। और जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ वहां पे आपको मिली ब्राइट लाइट। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ वहां पे आपको मिली डार्क फ्रिंज। ठीक है, फ्रिंज मतलब एक पट्टी, जैसे यहाँ पे आपकी ब्राइट पट्टी, फिर उसके बाद में डार्क पट्टी। और ये इस तरह से नहीं मिलती है, इस तरह से मिलती है कि जैसे आपको मान लीजिए डार्क मिलने वाली है, तो डार्क कैसे मिलेगी? थोड़ी सी डार्क,
फिर उससे ज़्यादा डार्क, फिर पूरी डार्क, फिर उससे कम डार्क, इस तरह से एक पट्टी मिलती है आपको। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये इस तरह से पट्टियां मिलती हैं। तो यही यंग्स का एक्सपेरिमेंट था। अब हम इसे मैथमेटिकल एनालिसिस के रूप में समझते हैं। आपको ये बात समझ में है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्यों लिया, ये भी बात समझ लीजिए। इन्होंने मोनोक्रोमेटिक सोर्स इसलिए लिया क्योंकि यदि वो अलग अलग, ये जो है ना यहाँ पे लैम्डा के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी आप आगे जाके देखेंगे लैम्डा के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पे जो फ्रिंजेस बन रही हैं। तो यदि आप लैम्डा अलग अलग लोगे तो उससे क्या होगा कि ये जो पैटर्न बन रहा है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, हमें बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई देगा पैटर्न, उसमें कलर्स मिक्स हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया है, ठीक है। कोहेरेंट क्योंकि उसके अंदर कोहेरेंट इसलिए लिया है क्योंकि हम जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बनाना चाहते हैं वहीं पे डिस्ट्रक्टिव बने, ठीक है। और जहाँ पे हम ब्राइट बनाना चाहते हैं वहीं ब्राइट बने। यार यदि हम कोहेरेंट नहीं लेंगे तो वो अलग अलग होता रहेगा, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा, जिससे ये पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की। तो देखिएगा स्टूडेंट, मैथमेटिकल एनालिसिस हम इसका करते हैं। तो स्टूडेंट मैथमेटिकल एनालिसिस में पहले हम समझेंगे पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, कि हमारी ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन रही है, हमारी सेकंड डार्क फ्रिंज कहाँ बन रही है। आपको पता है यहाँ पे पैटर्न बन गया, और लेकिन हम उनकी क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं कि वो कहाँ पे बन रही है। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन रही है आपकी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ बन रही है, तो ये हम पोजीशन निकाल सकते हैं। देखिए हम उसे कैसे निकालेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है इसका, मैथमेटिकल एनालिसिस, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा, ये मैंने जो दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस मानी है ना, वो मानी स्मॉल डी, और ये और यहाँ पे जहाँ पे हम उसको स्क्रीन कह लें, जहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं उसके बीच की हमने डिस्टेंस बनाई है स्लिट्स और इसकी कैपिटल डी। अब ध्यान रखिएगा, ये जो स्मॉल डी है ना, ये कैपिटल डी के कंपेयर में बहुत छोटा है। यदि मैंने ये 1 mm ले लिया तो ये 100 सेंटीमीटर है, वो हो गया ना बहुत ज्यादा, 1000 टाइम्स बड़ा, तो ये इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा बड़ा है। अब हम बात करते हैं कि ये S1 ये S2, और यहाँ पे हमारी क्या फर्स्ट, हम कह रहे हैं कोई भी जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बन रही है। अब ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस जो हम निकालना है, हमें पोजीशन जो निकालनी है, वो हम निकालेंगे इनके सेंटर पॉइंट से, कि दोनों फ्रिंजेस जब यहाँ से, ये दोनों वेव्स जब यहाँ पे निकली और यहाँ पे मिली, तो इन्होंने क्या बनाया, यहाँ पे इन्होंने बनाई फर्स्ट, वो क्या कहते हैं आप, सेंटर ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि दोनों सेम फेज में है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेंटर ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने सेंटर ब्राइट फ्रिंज निकाल बना ली। अब हम इसकी पोजीशन यहाँ से ही बताएंगे, सेंटर ब्राइट फ्रिंज से, मान लिया मैंने इसको ये एक्स है, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल इसके मिड में थी, ये लाइन इसके बिल्कुल मिड में है, तो हमने यहाँ पे क्या खींच लिया, बिल्कुल पैरेलल इसकी एक लाइन खींच ली इस तरह से, बिल्कुल सीधी, ठीक है। और यहाँ से भी बिल्कुल सीधी इस तरह से, ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा कि ये पूरा डी है, तो ये मिल गया मुझे d/2, और इधर वाला भी मुझे मिल गया d/2, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया a, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया d, ठीक है। आपको ये डिस्टेंस बीच की पता ही है, d है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करने जा रहे हैं कि अब मुझे यदि इसमें निकालना है ये x, तो सबसे पहले मैं एक बार इसमें इसका पाथ डिफरेंस निकालता हूँ, क्योंकि पाथ डिफरेंस के निकालने से, अच्छा ये वेव यहाँ से निकली है सेम फेज में, ये वेव यहाँ से निकली है, तो इसको पहुंचने में कम टाइम लगेगा, इसको कम दूरी ट्रेवल करनी है, इसको ज्यादा, तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आ गया। और पाथ डिफरेंस जो होता है वो हमने, मान लीजिए ये आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, तो ये जो S2n आया है, S2n, ये आपका आया है पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस। चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ये जो आपका आया है क्या है, पाथ डिफरेंस H2n, और ये कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा H2p में से जब आप माइनस कर देंगे S1p को, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, पाथ डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं एक पाथ डिफरेंस ही निकालता हूँ। अच्छा आप सभी को दिख रहा है कि ये जो एंगल बनेगा, ये मैंने बिल्कुल ऐसे पैरेलल डाला, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री, इसी के साथ ये एंगल जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्राइंगल H2BN, ट्राइंगल H2BN। तो आप सभी को दिख रहा है H2BN एक कैसा राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन ट्राइंगल H2BN। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका, H2p का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा d स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाली लाइन प्लस, अब देखिए x प्लस d/2, क्योंकि यहाँ x, ये तो x है और ये इतनी सी डिस्टेंस क्या है d/2, तो यहाँ पे pb, इसकी pb की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर,
समझ में आ गया। इसी के साथ अब हम बात करने वाले हैं इन ट्राइंगल S1AP, इन ट्राइंगल S1AP। तो S1AP में आप देखेंगे कि S1P का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, बेस, ठीक है, बेस क्या हो जाएगा, वही डी स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे अब की बार जो हाइपोटेनियस है वो सॉरी परपेंडिकुलर जो आपका है वो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाली डिस्टेंस आएगी पी ए, और पी ए कैसे निकलेगा, एक्स माइनस डी बाई टू, एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम जो बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, वो हम करेंगे कि हमें निकालना क्या है, H2P माइनस S1P। तो इसको निकालने के लिए जो मैं करूंगा, मैं इन दोनों का स्क्वायर करके, ये दोनों स्क्वायर की फॉर्म में, और इनको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो देखिए H2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो जाएगी डी स्क्वायर, ब्रैकेट को खोल दीजिए, एस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस प्लस 2x डी बाय 2, यही बनेगा। यस स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब ये जब मैंने इसको माइनस करना है इस बार, तो माइनस डी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये तो सब डी स्क्वायर बाय 4, ये तो सब माइनस में आ गए, और प्लस में क्या आ जाएगा 2x d अपॉन 2। ये स्टूडेंट, ये बस मैंने इसके ब्रैकेट्स खोले और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे मैं देखूं तो मेरे पास आया H2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देख पाएंगे डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, डी स्क्वायर 4 से डी स्क्वायर 4 कट गया, केवल ये बच गया एक्स डी प्लस एक्स डी, तो क्या बन गया 2xd। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप देखें हमें तो क्या निकालना है, H2P माइनस S1P निकालना है, जो पाथ डिफरेंस निकालना है। तो पाथ डिफरेंस अब आपके इसके अंदर फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हो गया H2P माइनस S1P, और हो गया H2P प्लस S1P, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये किसके इक्वल है 2xt। अब यहाँ पे जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है ना स्टूडेंट्स, वो क्या याद रखनी है कि यहाँ पे जो H2P और S1P है, मैंने अभी आपको बताया कि जो D है ना वो बहुत ज्यादा छोटा है इससे, D से, तो ये बहुत ज्यादा छोटा है, तो मैं S1P और H2P को किसके बराबर लिख सकता हूँ, D के बराबर लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि आपका ये जो D है ना वो D से बहुत ज्यादा, स्मॉल d कैपिटल D से इस डिस्टेंस से बहुत ज्यादा छोटा है। अभी मैंने आपको बताया 1 mm है, तो ये 100 सेंटीमीटर है, तो ये बहुत छोटा है, तो S1P को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, H2P के, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे, दोनों D के। सो S1P इज इक्वल्स टू H2P इज इक्वल्स टू D, ये बात आपको याद ही रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे ही डेरिवेशन होगा आपका। तो और आपके एनसीईआरटी के अंदर ये बताया हुआ भी है कि हमने इसको डी के इक्वल क्यों लिया है, क्योंकि जब हम इससे डी लेके सॉल्व करते हैं तो जो परसेंटेज एरर आती है ना बिल्कुल थोड़ी सी आती है, इसलिए हम इसको डी के इक्वल लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली डी के इक्वल ही है, ठीक है। एनसीईआरटी में इसको थोड़ा सा बुक प्रूफ भी दे रखा है, जिसमें हम इसको प्रूफ कर देते हैं कि वो डी के इक्वल है, लेकिन वो ज्यादा नेसेसरी नहीं है, आप उसमें देख सकते हैं एनसीईआरटी के बुक में जाके। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, तो यहाँ पे आपका आया H2P माइनस S1P, और दोनों की जगह दी मैंने डी रखा, तो ये हो गया 2D 2xd, और यहाँ से मेरे पास आ गया H2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू 2xd अपॉन 2d, और ये कट गया xd अपॉन d। ये मेरे पास बहुत एक इंपॉर्टेंट निकल के आया है, पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस निकल के आ गया, और पाथ डिफरेंस ये भी होता है। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से इनकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस, अच्छा हमें क्या निकालनी थी, पोजीशन, और पोजीशन किसको डिनोट, पोजीशन को डिनोट कौन कर रहा है, x, तो यदि मैं इसको इसके इक्वल लिख दूं, क्योंकि ये भी वही है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो हमें कौन सी फ्रिंज मिलेगी, ब्राइट, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो हमें कौन सी फ्रिंज मिलेगी, डार्क, ठीक है। अब यदि हम कह रहे हैं ब्राइट मिल रही है और इस वाले केस में हमें डार्क मिल रही है, तो ब्राइट वाले का पाथ डिफरेंस, ब्राइट कब मिल रही है, जब पाथ डिफरेंस क्या है, एन लेमडा, और हमारे पास पाथ डिफरेंस ये निकल के आया है, ठीक है, एक्स डी अपॉन डी। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट fringes, fringe position from center bright,
सेंटर ब्राइट फ्रिंज से हम यदि इसकी पोजीशन निकालेंगे, ठीक है, फ्रिंज, तो देखिए वो क्या निकल के आएगी, यहाँ पे भी फ्रिंज, देखिए वो क्या निकल के आएगी स्टूडेंट्स, वो जो पोजीशन निकल के आएगी, तो हम इसको एच डी अपॉन डी को किसके इक्वल रख सकते हैं, एन लेमडा के। तो एन लेमडा, क्योंकि ये भी पाथ डिफरेंस है और ये भी पाथ डिफरेंस है, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए यदि हम, कंस्ट्रक्टिव होगा तभी हमें ब्राइट मिलेगी, तो यदि हम ब्राइट फ्रेंजेस के लिए बात करें तो ब्राइट फ्रेंजेस का पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होगा, इसके। तो एन लेमडा इक्वल्स टू एक्स डी अपॉन डी, और यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा जो कि मेरे पास आ जाएगी एन लेमडा डी अपॉन डी। तो स्टूडेंट ये मेरे पास निकल के आ गई क्या, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, किस क्या निकल के आ गई, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, कि वो सेंटर से इतनी दूर होगी, एन लेमडा डी अपॉन डी। अब मुझे देखिए, मान लीजिए फर्स्ट ब्राइट निकालनी है तो एन की वैल्यू 1 रख दूंगा तो आ जाएगा लेमडा डी अपॉन डी। सेकंड ब्राइट निकालनी थी, सेकंड ब्राइट की पोजीशन क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 2 लेमडा डी अपॉन डी। थर्ड ब्राइट निकालनी है तो 3 लेमडा डी अपॉन डी। तो ये तो मेरे पास निकल के आ गई ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब इसी के साथ यदि मुझे निकालनी है डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन, तो डार्क फ्रिंज कहां पर होगी, सेंटर पोजीशन से, तो उसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा कि पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, 2n+1 लैम्डा बाय 2 किसके इक्वल हो जाएगा, इसी के एक्स डी अपॉन डी। यस स्टूडेंट्स, यही हो जाएगा। मैंने क्या किया, 2n+1, यहाँ पे लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा इसको डी ना समझना, लैम्डा बाय 2 एक्स डी अपॉन डी के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बनेगी ये मैं निकाल लूंगा। तो देखिए ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे मिलेगी, यदि मेरे को यही निकालना है तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करी, तो देखिए, तो जब हमें पोजीशन देनी है किसकी, डार्क फ्रिंज की, सेंटर पोजीशन से, सेंटर ब्राइट पोजीशन से, तो कैसे देंगे, तो अब की बार मैं पाथ डिफरेंस इक्वल रख दूंगा, ये वाला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस के, तो 2n+1 लैम्डा बाय 2 को मैंने एक्स टी बाई डी के इक्वल रख दिया। यहाँ से मैंने जब x की वैल्यू निकाली तो मेरे पास निकल के आई क्या, तो 2n+1 लैम्डा, और यहाँ पे ये d इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे अपॉन में आ गया d। ये मेरे पास निकल के आ गया डार्क फ्रिंजेस के लिए पोजीशंस, डार्क फ्रिंजेस के लिए पोजीशन निकल के आ गई। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 पुट करके फर्स्ट फ्रिंज, सेकंड फ्रिंज और थर्ड फ्रिंज निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट फ्रिंज की पोजीशन मिल जाएगी। फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ पे बनेगी, 2 पुट करेंगे तो सेकंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन मिल जाएगी, 3 पुट करेंगे तो थर्ड डार्क फ्रिंज की पोजीशन मिल जाएगी। इस तरह से मैं किसी की भी पोजीशन निकाल सकता हूँ। अब बात आती है आपके यहाँ पे, तो आपके पास इसके ऊपर, इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मान लीजिए आपसे कह दे कि थर्ड ब्राइट और सेकंड डार्क के बीच में कितना डिफरेंस है, ये आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ भी बनेगी और नीचे की तरफ भी बनेगी और बराबर डिस्टेंस पे बनेगी। तो इस तरह से आप स्टूडेंट क्या निकाल सकते हैं, फ्रिंज की पोजीशन बता सकते हैं कि ब्राइट, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी, फोर्थ डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगी। इसी के साथ अब हमें निकालनी है फ्रिंज विड्थ, कि उस पट्टी की चौड़ाई कितनी होगी, जो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ बन रही है, जो ब्राइटनेस बन रही है उसकी चौड़ाई कितनी है, वो कितनी चौड़ी है, कितनी विड्थ है उसकी, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन होगा इसका, वो फ्रिंज विड्थ निकालने का ही होगा। तो आप ये सब चीजें दिमाग में रखिए, नोट करना है तो नोट करिए। इसके बाद हम फ्रिंज विड्थ देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा बोर्ड पे आप, तो हम स्टूडेंट्स निकालते हैं फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। अच्छा, यदि मान लीजिए मुझे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिल गई और उसके बाद में मुझे मिल रही है सेकंड ब्राइट फ्रिंज, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, अच्छा जैसे मैं बात करता हूँ कि मेरे को चलना है, तो मैंने फिफ्थ स्टेप रखा अपना, और उसके बाद में मैंने सिक्स्थ स्टेप रखा, ठीक है। तो मैं कहूँ कि मैं सिक्स्थ स्टेप में कितना चला, केवल इस स्टेप में, तो आप फिफ्थ में से सिक्स्थ को माइनस कर देंगे, यही करेंगे। तो यहाँ पर हम यही करने वाले हैं कि यदि मैं सिक्स्थ स्टेप में से फिफ्थ स्टेप को माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल जाएगी कि मैं सिक्स्थ स्टेप में कितना चला, 6 स्टेप तक कितना चला ये तो मुझे पता है, फिफ्थ स्टेप तक कितना चला ये मुझे पता है। अब मैं बोल रहा हूँ मैं छठा कदम जो मैंने रखा वो कितना रखा, तो मैं कैसे निकालूंगा, सिक्स्थ माइनस फिफ्थ, यही करूंगा ना। तो इसी तरह से मेरे को जब ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकालनी है तो दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज, मतलब एक के बाद एक जो आ रही है, जैसे हमने फोर्थ निकाल ली और थर्ड निकाल ली, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी, ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन ब्राइट फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी, कि उसकी पोजीशन तो हमें पता है कि थर्ड और फोर्थ, और उनके दोनों बीच का जो डिफरेंस हम निकाल लेंगे वो हमें इनके बीच की डिस्टेंस
फ्रिंज विड्थ का रूप में मिल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ, यदि मुझे पता है मुझे बी निकालना है, फ्रिंज विड्थ निकालना है, तो मुझे मैं पोजीशन लिख रहा हूँ कि एक तो मैंने लिख दिया वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन, मतलब एक्स, सॉरी यहाँ पे हमने एक्स लिया है पोजीशन, तो एक्स एन माइनस वन कि जैसे मैं कहता हूँ कि फिफ्थ फ्रिंज कहाँ बन रही है और फोर्थ फ्रिंज कहाँ बन रही है, उन दोनों के बीच का यदि आप डिफरेंस निकाल लोगे तो हमें क्या मिल जाएगी, फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं यही वैल्यू पुट करता हूँ फॉर्मूले में, तो एक्सएन की वैल्यू ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या है, एन लैम्डा डी अपॉन डी माइनस, और एन माइनस वन पुट कर देता हूँ की बार एन की जगह, लैम्डा डी अपॉन डी, यहाँ पे वैल्यू पुट की एन लैम्डा डी अपॉन डी माइनस, ये हो गया एन लैम्डा डी अपॉन डी, और ये हो गया प्लस लैम्डा डी अपॉन डी। ये वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट गई, यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू निकल के आ गई, और बी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई क्या, लैम्डा डी अपॉन डी। स्टूडेंट यही निकल के आएगी, ये मेरे पास निकल के आ गई इसकी फ्रिंज विड्थ, ठीक है। और सेम यदि आप डार्क इसके लिए करोगे, डार्क फ्रिंज के लिए भी करोगे, यहाँ पे n माइनस वन वैल्यू पुट करके करोगे, तो भी आपके पास जो, ये तो फॉर ब्राइट के लिए आई, फॉर ब्राइट, और यहाँ पे आपके लिए क्या निकल के आएगी, फॉर डार्क के लिए। तो डार्क के लिए भी हमारे पास क्या निकल के आएगी, लैम्डा डी अपॉन डी निकल के आएगी स्टूडेंट्स। तो ये बात आपको क्लियर हुई। तो अब की बार यदि आपको इसके लिए निकालनी है, तो अब की बार आप ये एक्सएन माइनस वन वाले ही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अब की बार इसके लिए निकालेंगे, और इसके लिए जब आप निकालेंगे फॉर डार्क, तो ये भी कितनी निकल के आएगी, लैम्डा डी अपॉन डी निकल के आएगी। तो ये आपकी आ गई फ्रिंज विड्थ। डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, और ये किसकी, और ब्राइट फ्रिंज की कितनी होगी। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था मोनोक्रोमेटिक लाइट्स क्यों लेते हैं, यदि मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्योंकि आपको पता है ये जो आपकी पोजीशन बन रही है वो किसके ऊपर डिपेंड है, लैम्डा के ऊपर। यदि आप मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं लोगे तो लैम्डा सबकी पोजीशन अलग अलग आएगी, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव की अलग अलग लाइट्स के लिए अलग अलग आएगी, कहीं किसी का कहीं कंस्ट्रक्टिव बनेगा, किसी का कहीं डिस्ट्रक्टिव बनेगा, उस कंडीशन में पैटर्न साफ नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, इसलिए हम मोनोक्रोमेटिक लाइट्स लेते हैं। दूसरा मैंने आपको बोला था कि हम कोहेरेंट सोर्सेस क्यों लेते हैं, उसका मैंने आपको बता दिया, हम कहीं पर्टिकुलर पोजीशन पे डिस्ट्रक्टिव बनाना चाहते हैं और कि वो बिगड़े ना, ऐसा यदि वो बिगड़ता रहेगा कि कहीं कंस्ट्रक्टिव बनेगा उसके बाद थोड़ी देर बाद डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा वहां पे, तो उस कंडीशन पे हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने कोहेरेंट सोर्सेस लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डार्क फ्रिंज बन गई आपकी, ये ब्राइट फ्रिंज बन गई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने आज दो ही चीजें निकाली हैं, पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस, और सेकंड हमने निकाला है उसकी फ्रिंज विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस, ठीक है, कि उसकी फ्रिंज विड्थ निकाली है हमने कि वो कितनी चौड़ी है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सभी को टॉपिक समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आप सभी वीडियो को पूरा देखा करें, स्टडी करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।